मेरी पत्नी जब जिम से वापस आई तो उसके सारे टाइट और इनर क्लॉथ्स गायब थे। रात के ठीक 11 बज रहे थे। मेरी वाइफ अभी तक घर नहीं आई थी। मैं बस उसे कॉल करने ही वाला था कि अचानक मेरी कार ऐप पर एक नोटिफिकेशन आया। रात के 11:30 गाड़ी में अजीब वाइब्रेशन डिटेक्ट हुई है, प्लीज चेक करें। लेकिन हमारे घर से जिम का रास्ता एकदम स्मूथ पक्का रोड है, वहाँ गाड़ी वाइब्रेट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुरंत बाद एक और नोटिफिकेशन आया, रात के 11:34, कार का डोर पूरी तरह लॉक नहीं है, एबनॉर्मल सिचुएशन, प्लीज ध्यान दे। मेरा दिल तुरंत बैठ गया। मैंने सीधे लीन रू को कॉल लगाया। सिर्फ एक रिंग बजते ही कॉल कट हो गया। दोबारा कॉल किया तो किसी ने नहीं उठाया। इस बीच फोन पर लगातार नोटिफिकेशंस आ रहे थे, अजीब वाइब्रेशन, अजीब वाइब्रेशन। मैंने फोन को कसकर भींच लिया। मेरी हथेलियां एकदम ठंडी पड़ चुकी थी। ठीक उसी वक्त दरवाजे का लॉक अचानक से क्लिक हुआ। लीन रू वापस आ गई थी। उसकी शर्ट पसीने से हल्की गीली थी और उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, जिससे उसकी बॉडी के कर्व साफ दिख रहे थे। उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे और वर्कआउट की वजह से गाल लाल थे। उसे इस हालत में देखकर मेरा गुस्सा तुरंत भड़क गया। आज तो बड़ा बिजी दिन रहा तुम्हारा, है ना? इतनी बिजी थी कि कॉल तक उठाने का टाइम नहीं मिला, मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा। लेकिन लीन रू एकदम मासूम दिख रही थी। अरे पूछो ही मत, मैं बुरी तरह थक गई हूँ। क्या तुमने मुझे कॉल किया था? मुझे सुनाई ही नहीं दिया। मैं उसे घूरता रहा। मेरी आवाज और ठंडी हो गई। पूरे 2 घंटे ऐश की है तुमने, बहुत मजा आया होगा, है ना? हनी तुम क्या बोल रहे हो? मैं तो जिम में वर्कआउट करके सीधे घर आ रही थी, गलती से गलत टर्न ले लिया और देहात वाले रास्ते पर निकल गई। वहाँ के कच्चे रास्तों पर बहुत गड्ढे थे, कार लगातार हिल रही थी। वापस आने का रास्ता खोजने में ही मुझे बहुत टाइम लग गया। ये कहते कहते वो अपने जूते उतारने के लिए नीचे झुकी। देखो मेरे नए जूते पूरे गंदे हो गए। उसने जूते मेरे सामने कर दिए। जूतों के ऊपरी हिस्से पर सच में धूल जमी हुई थी। फिर वो नंगे पैर मेरी तरफ चलकर आई और अपना पैर उठाकर मुझे दिखाया। उसके पैर के ऊपरी हिस्से पर भी महीन धूल लगी थी। मैंने उस धूल को देखा। मेरा गुस्सा अचानक थोड़ा शांत हो गया। क्या सच में मैंने उसे गलत समझ लिया था? उसने मेरे साथ कोई चीटिंग नहीं की थी। लीन नंगे पैर मेरी गोद में आकर बैठ गई। उसने मेरे गले में बाहें डाली और मुझे किस किया। उसकी आवाज बहुत सॉफ्ट और फ्लर्टी थी। हनी क्या तुम नाराज हो? उसकी मीठी खुशबू मेरी सांसों में घुल गई, जिससे मैं पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। मैं बस उससे माफी मांगने ही वाला था, लेकिन अचानक मैं सुन्न पड़ गया। जो बॉडी स्टॉकिंग्स वो सुबह पहनकर निकली थी वो गायब थी। मेरे कुछ रिएक्ट करने से पहले ही लीन उठकर बाथरूम में चली गई। मेरी छाती भारी होने लगी। मैं तुरंत उसके पीछे गया। मैं दरवाजे तक पहुंचा ही था कि मैंने उसे अपनी शॉर्ट स्कर्ट उतारते देखा। उस मोमेंट पर मेरी सांसें रुक गईं। स्कर्ट के अंदर उसने कोई अंडरवेयर नहीं पहनी थी। गायब स्टॉकिंग्स की बात तो फिर भी समझ आती है, लेकिन अंडरवेयर ऐसे हवा में गायब थोड़े ही हो सकती है। मैंने अपना गुस्सा दबाया और उससे पूछा, सुबह जो स्टॉकिंग्स पहनकर निकली थी वो कहाँ हैं? लीन रू 1 सेकंड के लिए सन्न रह गई। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया हो, उसने अपने सिर पर हाथ मारा और स्माइल करते हुए बोली, जिम में मैं मिल्क टी पी रही थी, गलती से स्टॉकिंग्स पर गिर गई। बहुत चिपचिप हो रहा था तो मैंने निकालकर फेंक दिया। और तुम्हारी अंडरवेयर कहाँ है? लीन के चेहरे की स्माइल 1 सेकंड में गायब हो गई। उसकी आंखों में साफ घबराहट दिखाई दी। उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं और वो मेरी बाहों में लिपट गई। उसकी आवाज में बहुत दर्द था। सॉरी हनी, मेरा वेट थोड़ा बढ़ गया है। अंडरवेयर थोड़ी टाइट थी। मैं जिम में स्क्वाट्स लगा रही थी, ज्यादा जोर लग गया और अंडरवेयर बीच से फट गई। बहुत एम्बैरेसिंग लग रहा था, इसलिए मैंने उसे फेंक दिया। उसके रोते हुए मासूम चेहरे को देखकर मेरा बचा कुचा शक भी धीरे धीरे खत्म हो गया। अगली सुबह जल्दी ही लीन रू फिर से जिम के लिए निकल गई। मैं ऑफिस जाने के लिए नीचे कार की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैं सीट पर बैठा, ड्राइवर की सीट पर, तो बैक सीट बहुत पीछे की तरफ एडजस्ट की हुई थी। ये साफ किसी 1.8 मीटर से लंबे आदमी के हिसाब से सेट की गई थी। कल रात पूरे 2 घंटे तक कार वाइब्रेट हो रही थी। मेरी पत्नी के स्टॉकिंग्स और अंडरवेयर दोनों गायब थे और अब किसी अजनबी आदमी ने साफ तौर पर सीट एडजस्ट की थी। जब ये सारे सुराग एक साथ जुड़े तो मेरा दिमाग पूरी तरह ठिकाने आ गया। वो झूठ बोल रही थी। उसने इसी कार में मुझे चीट किया था। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर अपना घूंसा मारा। मेरी आंखें तुरंत डैशकैम पर टिक गईं। जब तक फुटेज है वो अपनी बातों से मुकर नहीं सकती। मैंने रिकॉर्डिंग्स चेक करने के लिए तुरंत डैशकैम निकाला, लेकिन मेरा दिल पूरी तरह बैठ गया। कल रात 10 बजे के बाद की सारी फुटेज हाथ से डिलीट कर दी गई थी। एक पल में ही खौफ और गुस्से की ठंडी लहर मेरे दिमाग पर हावी हो गई। लीन रू जिम सिर्फ योग करने जाती है, उसका सीक्रेट वहीं छुपा होना चाहिए। मैंने कार स्टार्ट की, पूरा एक्सीलेटर दबाया और सीधे उसी जिम की तरफ गाड़ी भगा दी जहां वो अक्सर जाती है। मैं उसके धोखे का पक्का सबूत ढूंढने के लिए पूरा जिद पर अड़ा था। मैंने जिम में लगे प्रमोशनल पोस्टर्स को देखा। उनमें जिम की मेंबरशिप के प्राइस बिल्कुल नहीं लिखे थे। इसके बजाय वे सभी बेहतरीन फिगर वाली फीमेल मेंबर्स की फोटोज से भरे पड़े थे। इन गॉर्जियस फोटोज को देखकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सेव की हुई फोटोज कोच को भेजी। मैंने फुल इंटरेस्टेड होने का नाटक किया और उससे पूछा कि मेंबरशिप की फीस कितनी है। मैंने ये भी पूछा
पूछा कि क्या मेंबरशिप लेने के बाद मुझे और फोटोज देखने को मिल सकती हैं। कोच ने तुरंत रिप्लाई किया, भाई तुम्हारी चॉइस बहुत जबरदस्त है, ये हमारे यहाँ की सबसे हॉट फीमेल मेंबर है। हमारी एनुअल मेंबरशिप फीस 18,000 है। एक बार साइन अप करने के बाद तुम्हें सिर्फ फोटो ही देखने को नहीं मिलेंगी। अगर तुम सही पैसे देने को तैयार हो तो तुम उनके साथ पर्सनली हैंग आउट भी कर सकते हो। मैंने वो कुछ धुंधली वाटरमार्क वाली प्रीव्यू फोटोज देखी जो उसने मुझे चेक करने के लिए भेजी थी। मैं वही मौके पर चक्कर खाकर गिरने ही वाला था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतने लंबे टाइम से मेरा कट रहा था और मैं इस पूरे टाइम एकदम बेखबर था। ये कोई जिम बिल्कुल नहीं है, ये तो एक तरह से कोठा है। मैंने खुद को कंट्रोल किया और अपना गुस्सा दबाया। मैंने पैसे ट्रांसफर किए और मेंबरशिप ले ली। मैंने उससे एक जिप फाइल में बिना वाटरमार्क वाली फुल फोटोज भेजने को भी कहा। जल्द ही मुझे एक लिंक मिला। मैंने उस पर क्लिक किया और वो बेहद एक्सप्लिसिट और घिनौनी फोटोज से भरा हुआ था। अकेले लीन रू की ही 200 से ज्यादा फोटोज थीं। मैंने सारी फोटोज अपने क्लाउड ड्राइव पर सेव कर ली। मैं सोच ही रहा था कि और पक्के सबूत कैसे जुटाए जाएं कि कोच का एक और मैसेज आ गया, भाई तुम बहुत लकी हो, तुमने अभी ज्वाइन किया और तुम्हें हमारा इवेंट भी मिल गया। इस वीकेंड हमारी एक फिटनेस पार्टी हो रही है। बहुत सी टॉप टियर फीमेल मेंबर्स आ रही हैं। अगर तुम पूरा वेन्यू बुक करने के पैसे देने को तैयार हो तो हम पूरा ध्यान रखेंगे कि तुम्हारा टाइम बहुत मस्त बीते। मैं तुरंत राजी हो गया। मैंने 1000 येन की एंट्री फीस दे दी। जल्द ही मुझे कोच से पार्टी का टाइम और लोकेशन मिल गया। मैं अपने फोन को सुन्न होकर घूर ही रहा था कि लीन रू घर आ गई। अंदर आते ही उसने गुस्से में अपना बैग मेरी तरफ फेंका। मेरी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैंने जल्दी से अपना फोन छुपाया और सावधानी से उससे पूछा कि क्या हुआ है। वो मेरे बगल में धप से बैठ गई और चिढ़कर बोली, आज का दिन बहुत बेकार था। जब मैं जिम में थी तो एक डिलीवरी ड्राइवर ने मेरी कार पर स्क्रैच मार दिया। नुकसान के पैसे देने के लिए उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी। मैं उससे काफी देर बहस करती रही पर कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उम्मीद भरी नजरों से मेरी तरफ मुड़ी। हनी, मेरा मूड बहुत खराब है, तुम मेरा मूड ठीक करने के लिए कुछ नहीं करोगे? मैंने राहत की सांस ली। मैंने अपना फोन निकाला और उसे 3000 ट्रांसफर कर दिए। मैंने ट्रांसफर के साथ चुपके से एक बगिंग कोड भी अटैच कर दिया। ऑफिस में मेरे सबॉर्डिनेट ने ओरिजिनली मुझे ये टेस्ट करने के लिए भेजा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसका इस्तेमाल अपनी ही वाइफ पर करूंगा। लीन रू ने खुशी खुशी पैसे एक्सेप्ट कर लिए और मुझे सोफे पर पीछे धकेल दिया। देखते ही देखते वीकेंड आ गया। उस रात फिटनेस पार्टी होने वाली थी। दोपहर में लीन रू ने अपनी जिम बैग उठाई और निकलने के लिए तैयार हो गई। हनी, मैंने आज रात अपने सहकर्मियों के साथ प्लान बनाया है। हम जिम के बाद महाजोंग खेलने जा रहे हैं। तुम्हें मेरे लिए देर तक जागने की जरूरत नहीं है। उसके जाने के बाद मैंने तुरंत अपना भेष बदला, एक स्पोर्ट्स कार किराए पर ली और कोच द्वारा भेजे गए लोकेशन को फॉलो करते हुए सीधे पार्टी वेन्यू की तरफ निकल पड़ा। मैं सीधे सबर्ब्स में स्थित एक प्राइवेट विला में गया। जब मैं एंट्रेंस पर पहुंचा तो लीन रू बेहद रिवीलिंग कपड़े पहने, हाथ में वाइन ग्लास लिए, दरवाजे पर किसी से बात कर रही थी। ऐसा लगा नहीं कि उसने मुझे पहचाना। उसने मेरी तरफ एक नजर देखा तक नहीं। पूरे विला में एक अजीब सा आयाश और लग्जरी माहौल था। हर फीमेल मेंबर की चेस्ट पर एक QR कोड लगा हुआ था। दीवारें पोस्टर्स से भरी पड़ी थीं। कोच मेरे पीछे पीछे आ रहा था और मुझे बड़े उत्साह के साथ सब समझा रहा था। तुम्हें जो भी औरत पसंद आए बस उसका QR कोड स्कैन करो और वो सीधे तुम्हारे कमरे में आ जाएगी। मैंने अपनी घिन को दबाया, एक रैंडम फीमेल मेंबर को पकड़ा और उसे ऊपर कमरे में ले गया। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे मैंने उससे कहा कि पहले जाकर शावर ले ले। मैं बेड पर बैठा, अपने हेडफोन्स लगाए और बगिंग ऐप खोल लिया। मैंने अपनी आंखों से लीन रू को एक आदमी के साथ कमरे में जाते देखा था। जल्द ही ईयरपीस में एक आवाज आई। आदमी ने भारी सांसें लेते हुए उससे पूछा, बताओ कौन ज्यादा बेहतर है, तुम्हारा पति या मैं? बेशक तुम ही बेहतर हो। वो तो कितना ग्रॉस और बदसूरत है। अगर उसके पैसों की बात ना होती तो मैं उसके साथ 1 मिनट भी न टिकती। वो आवाज मेरे लिए बहुत जानी पहचानी थी। वो लीन रू का बॉस गाओ जियानपोंग था। कुछ ही देर में ईयरपीस में वही घिनौनी हांफने की आवाजें आने लगी। मैं बस ईयरपीस निकालने ही वाला था कि ठीक उसी मोमेंट पर लीन रू फिर बोली, जुआनपोंग, तुमने न्यू ईयर के बाद मेरा प्रमोशन करने का वादा किया था और तुम अपनी उस बूढ़ी अजीब सी वाइफ को कब डंप कर रहे हो? फिक्र मत करो, जब तक तुम मेरी बात मानोगी और अच्छे से रहोगी, एनुअल कंपनी पार्टी के बाद मैं तुम्हें अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दूंगा। फिर हमारे पास साथ बिताने के लिए बहुत टाइम होगा। धत तेरे की। लीन रू की आवाज इतनी नखरीली और फ्लर्टी थी कि मेरा पेट पूरी तरह खराब हो गया। मुझे उबकाई आने लगी। मैंने एक ठंडी सांस ली और ऐप बंद कर दिया। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बेशर्म हो सकती है। हमारी शादी के बाद से मैंने उसे पलकों पर बिठाकर रखा था। उसे पैसे और रेड एनवेलप्स भेजना मेरे लिए एकदम नॉर्मल था, लेकिन उसे थोड़ी सी भी कद्र नहीं थी। इसके बजाय उसने मुझसे पैसे ऐंठने की हर ट्रिक आजमाई। अब मेरे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची थी। मैंने रिकॉर्डिंग को अच्छे से सेव किया और सोचने लगा कि उसकी इज्जत पूरी तरह कैसे नीलाम की जाए। जब वो फीमेल मेंबर बाहर आई तो मैं पहले ही निकल चुका था। मैंने पहले ही लॉबी में घूम घूम कर अपने एडवांस पिनहोल कैमरे से उस पूरे सीन की फुटेज रिकॉर्ड कर ली थी। मैं बस निकलने ही वाला था कि कोच ने कुछ लड़कों के साथ मुझे रोक लिया। उसने माफी मांगने वाला चेहरा बनाया और कहा, सॉरी भाई, ये हमारे यहाँ का नियम है। जाने से पहले हम लोगों की तलाशी लेते हैं और हमें आपका फोन भी चेक करना होगा। मैंने हैरान होने
होने का नाटक किया, अपना मुंह ढका और अपनी हथेली में रखे उस छोटे से माइक्रो कैमरे को चुपके से मुंह में सरका लिया। फिर मैंने अपना फोन उन्हें सौंप दिया और अपनी बाहें फैलाकर उनकी तलाशी का इंतजार करने लगा। काफी झंझट के बाद उन्होंने आखिरकार मुझे जाने दिया। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहला काम कैमरे से फुटेज निकालकर अपने कंप्यूटर में सेव करने का किया। ये सब खत्म करने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और एक कॉल मिलाया। हे लैंग, जिस जिम के बारे में मैंने तुम्हें पहले पता लगाने को कहा था, क्या तुमने उसकी सारी डिटेल्स निकाल ली हैं? लाइन के दूसरी तरफ वाले बंदे ने तुरंत जवाब दिया, हाँ भाई, तुमने मुझे जो भी डिटेल्स दी थी मैंने वो सब एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भेज दी थी। वो सो कॉल्ड योग स्टूडियो असल में गांव जियानपोंग का ही है। ऊपर से तो ये एक नॉर्मल जिम की तरह चलता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये अवैध ग्रे एरिया बिजनेस कर रहा है। मेंबर्स की डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, पार्टी ऑर्गेनाइजर्स, हमें सब कुछ मिल गया है। मैंने कार के दरवाजे से टेक लगाई और एक सिगरेट सुलगा ली। बढ़िया, इस सब को फॉर्मल फाइल्स में तैयार कर लो। अभी कोई एक्शन लेने से रुको। मैंने कोई जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि इस लेवल का बदला तो काफी था ही नहीं। लीन रू की कंपनी की एनुअल पार्टी 2 दिन बाद ही है। इस बार मैं इन दोनों धोखेबाज नीच लोगों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। मैं कंप्यूटर के सामने बैठा और लीन रू के अफेयर के सारे सबूत एक एक करके तैयार करने लगा। हिडन कैमरे की फुटेज, जिम मेंबर्स की इन्फॉर्मेशन, पार्टी सीन के क्लिप्स और लीन रू और गाओ जियानपोंग के अफेयर की रिकॉर्डिंग। मैंने हर एक सबूत के 3-3 बैकअप ले लिए। लीन रू की कंपनी की एनुअल पार्टी एक 5 स्टार होटल में रखी गई थी। वहां उसकी एक सोलो सिंगिंग परफॉर्मेंस भी थी। मैंने उसकी परफॉर्मेंस के स्टेज बैकग्राउंड वीडियो का ध्यान रखने के लिए खुद वॉलंटियर किया। एनुअल पार्टी से एक दिन पहले मैंने लीन के पेरेंट्स को कॉल किया। अंकल, आंटी, कल लीन रू के साथ मेरी शादी की 3री मैरिज एनिवर्सरी है। मैं कल उसे एक बड़ा सरप्राइज देने का प्लान बना रहा हूँ। क्या आप दोनों इसके गवाह बनने के लिए आ सकते हैं? अरे हाँ, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये उसके लिए पूरी तरह से एक सरप्राइज रहे, तो प्लीज उसके सामने ये बात मत निकलने देना, ठीक है? बिल्कुल, हम नहीं बताएंगे। अगले दिन लीन रू सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ गई और 2 घंटे तक अपना हेयर स्टाइल और मेकअप करती रही। फिर उसने अपना महंगा फॉर्मल गाउन लिया, जो उसकी सो कॉल्ड बैटल आउटफिट थी, और बाहर निकल गई। मुझे ये जानने के लिए पूछने की भी जरूरत नहीं थी कि वो क्या सोच रही थी। उसकी कंपनी की एनुअल पार्टी में सभी टॉप एग्जीक्यूटिव्स अपनी फैमिली के साथ आते हैं। लीन रू ये दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी कि वो कितनी अट्रैक्टिव है। मैंने लीन रू को होटल तक ड्रॉप किया और फिर उसके ठीक पीछे पीछे अंदर घुस गया। होटल का लॉबी बहुत बड़ा था। मैं सबसे कोने में छुप गया और ऐसे प्रिटेंड करने लगा जैसे कॉल पर बात कर रहा हूँ। सारे स्टाफ ने यही सोचा कि मैं भी उसी कंपनी में काम करता हूँ। किसी ने मुझसे कोई फालतू सवाल नहीं पूछा। पार्टी ऑफिशियली शुरू होने के बाद बॉस और वाइस प्रेसिडेंट्स एक एक करके स्टेज पर स्पीच देने आए। जब लीन रू की बारी आने ही वाली थी तो मैं पर्सनली उसके पेरेंट्स को रिसीव करने गया और उन्हें अंदर लेकर आया। लीन की परफॉर्मेंस बस शुरू ही होने वाली है। जैसे ही ये खत्म होगी मैं बड़ा अनाउंसमेंट करने के लिए स्टेज पर जाऊंगा। उनकी कंपनी का हर कोई कोऑपरेट करेगा। फाइनली लीन की परफॉर्मेंस की बारी आ गई। जिस मोमेंट उसने स्टेज पर कदम रखा, स्टेज की लाइट्स तुरंत रोमांटिक और सॉफ्ट हो गईं, जो उसके परफेक्ट मेकअप और बोटनेक गाउन के साथ एकदम मैच कर रही थीं, जिसमें उसकी कॉलर बोन साफ दिख रही थीं। वो पूरी तरह से ड्रीमी और हाई एंड लग रही थी। पहले तो भीड़ से हैरान होने वाली आहें निकलीं, फिर लगातार चीयर्स और तालियां बजती रहीं। लीन रू की आंखें घमंड से भरी हुई थीं। मैंने अपनी छाती पर हाथ फोल्ड कर लिए। मेरा दिल बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। आखिरकार ये मोमेंट आ ही गया। बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो प्ले होना शुरू हुआ। एक छोटे से इंट्रो के बाद खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक बजने लगा। लीन रू ने माइक उठाया और धीरे धीरे गाना शुरू किया। वो जल्दी ही अपनी परफॉर्मेंस में खो गई। उसने नोटिस ही नहीं किया कि नीचे खड़े सभी लोगों के चेहरे एक साथ बदल चुके थे। हाँ, मैंने ओरिजिनल एमवी को बदल दिया था। मैंने म्यूजिक का ट्रैक वही रखा, लेकिन फुटेज की जगह उस पार्टी सीन का क्लिप लगा दिया। वीडियो में लीन रू रिवीलिंग कपड़े पहने एक अजनबी आदमी का हाथ थामे कमरे में जाती दिख रही थी। लीन की मां घबराकर तुरंत बोली, अरे ये पक्का लीन नहीं है, वो मेरी बेटी है। मैं गलती नहीं कर सकती, ये बिल्कुल भी वो नहीं है। मैंने उनकी किसी बात पर यकीन नहीं किया। मैं पूरे टाइम कंफ्यूज्ड और शॉक होने का नाटक करता रहा। जाहिर है मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। लीन के पिता भी हड़बड़ाकर बीच में बोले। उनकी आवाज हल्की सी कांप भी रही थी। जरूर यहाँ कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। हॉल में मौजूद हर इंसान की आंखें एक साथ लीन रू पर टिक गईं। जब लीन ने स्टेज से सबका रिएक्शन देखा तो उसे लगा कि सब उसकी परफॉर्मेंस देखकर पूरी तरह फिदा हो गए हैं। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस और ज्यादा घमंडी हो गए। पहली रो में बैठे बॉस और बाकी सारे लीडर्स के चेहरे ऐसे सड़ चुके थे जैसे उन्होंने कोई मक्खी निगल ली हो। पीछे की रो के कुछ लोग अजीब अजीब सी आवाजें और सीटियां निकालने लगे। लीन रू गा ही रही थी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ऐसा लग रहा था कि नीचे कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वे सब उसके पीछे स्क्रीन पर
देख रहे थे। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी। कैमरा अब उसके बिखरे हुए अस्त व्यस्त लुक पर ही फोकस्ड था। लीन वहीं मौके पर सुन्न पड़ गई। उसके हाथ से माइक सीधा फर्श पर गिरा, जिससे एक बहुत तेज चरमराहट वाली आवाज निकली। मैंने एकदम टूटे हुए दिल का नाटक करते हुए कहा, क्या अब भी आप दोनों कह सकते हैं कि ये लीन रू नहीं है? उसके पेरेंट्स के पास सफाई देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। वे शर्म के मारे इतने पानी पानी थे कि बस जमीन में गड़ जाना चाहते थे। इस वक्त हर किसी की नजरें लीन रू पर टिकी थीं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह थी कि लीन रू के बगल में दिख रहा बंदा और कोई नहीं, उसका डायरेक्ट सुपरवाइजर गाओ जियानपोंग निकला। हनी, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। उसकी वाइफ फिलहाल के लिए काफी शांत दिख रही थी। उसकी आवाज से तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वो कितनी गुस्से में है। अच्छा, तो यही वादा किया था तुमने मुझसे कि तुम कभी बाहर मुंह नहीं मारोगे? लेकिन कौन सी औरत अपने पति को चीट करते और होटल में चेक इन करते हुए देखकर भड़केगी नहीं? हनी, पहले घर चलो, हम घर चलकर सब बात करते हैं, ठीक है? तभी मैं सोचूं कि तुम रोज लेट नाइट तक ओवरटाइम करने का नाटक क्यों करते थे। पता चला तुम कंपनी की इस छिनार के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। हनी, कसम से मैंने तुम्हें धोखा देने जैसा कुछ नहीं किया। रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद भी गाओ जियानपोंग के लगातार झूठ बोलने वाले एटीट्यूड ने आखिरकार उसकी वाइफ का पेशेंस तोड़ दिया। उसने जोर से टेबल पर हाथ पटका, सीधे गाओ जियानपोंग की नाक के सामने उंगली उठाई और पूरी ताकत से चिल्लाई, बकवास बंद कर। एक शब्द और बोला ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। इस साले से तो मैं बाद में निपटूंगी, पहले उस रंडी का इलाज करती हूँ। क्या बात है, मजा ही आ गया। असली वाइफ आखिरकार अपने फुल फॉर्म में आ चुकी थी। यही तो होना चाहिए था। अगर लीन रू मेरे ठीक बगल में ना खड़ी होती तो मैं पक्का जोर जोर से सीटियां बजाकर चीयर करता। सीनियर लीडर्स की टेबल स्टेज के सबसे पास थी। गाओ जियानपोंग की वाइफ बस कुछ ही स्टेप्स में दौड़कर स्टेज पर चढ़ गई। लीन रू इतनी डर गई कि पीछे हटने लगी, लेकिन तभी उसके बालों का गुच्छा बड़ी बेरहमी से जकड़ लिया गया। सच कहें तो कौन सी असली वाइफ उस सौतन को जान से नहीं मारना चाहेगी, खासकर तब जब गाओ जियानपोंग की वाइफ की नजरों में लीन रू ने ये वीडियो खुद ही प्लान किया हो और जानबूझकर अपनी परफॉर्मेंस के दौरान प्ले किया हो ताकि उसे नीचा दिखा सके। उसने सीधे लीन रू के चेहरे पर अपनी पूरी ताकत से घूंसा जड़ दिया। हाँ, बिल्कुल सही सुना, घूंसा। ज्यादातर औरतें तो फाइट में बस एक दूसरे को थप्पड़ मारती हैं, लेकिन ये बंदी तो एकदम धाकड़ निकली। उसके घूंसे हवा की स्पीड से आ रहे थे। मुझे तो शक हो रहा था कि उसने पहले कोई बॉक्सिंग ट्रेनिंग ले रखी है। तुझे क्या लगा तू बड़ी शातिर है? हाँ, गाते गाते मर्दों पर डोरे डाल रही थी। तुझे लगा मुझे कुछ नजर नहीं आएगा? मेरे पति पर चांस मारने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मार मार कर तेरा भूत बना दूंगी, समझे? लीन रू दर्द से कराह उठी। वो अपने चेहरे को बचाने के लिए सिर्फ अपनी बाहों का सहारा ले पा रही थी। उसके पास फाइट बैक करने की बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। लोग दोनों को छुड़ाने के लिए स्टेज की तरफ भागे। कुछ लोग वीडियो बना रहे थे तो कुछ बस मजे से ड्रामा देख रहे थे। पूरा सीन एकदम रायता फैल चुका था। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार लोगों ने उन दोनों को अलग किया। लीन रू की कुटाई इतनी बुरी तरह हो चुकी थी कि उसका मुंह सूजकर बिल्कुल सांड जैसा हो गया था। लीन की माँ चाहे जितनी भी शर्मिंदा क्यों न हो, इस पॉइंट पर उन्हें आकर उसे बचाना ही पड़ा। शायद इसलिए भी क्योंकि बेइज्जती और गुस्से के साथ साथ उसकी इतनी बुरी तरह पिटाई जो हो गई थी। लीन रू पूरी तरह से अपना आपा खो बैठी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं और वो उस औरत पर पागलों की तरह चिल्लाई, ठीक है तो आज सब कुछ साफ साफ सामने आ ही जाने दो। वो तुमसे अब प्यार नहीं करता, समझे तुम? जब वो तुमसे प्यार ही नहीं करता तो तुम दोनों का डिवोर्स आज नहीं तो कल होना ही है। तुमने तो बस उसे 2 बच्चे दिए हैं, इसके अलावा क्या किया है? तुम्हें क्या लगता है तुम कोई बहुत खास हो? जियानपोंग ने मुझसे कहा था कि तुम बस एक। लीन रू जोर से जमीन पर जा गिरी। वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। गाओ जियानपोंग ने सच में लीन रू के चेहरे पर एक खींचकर करारा थप्पड़ जड़ दिया था। उसने लीन रू की तरफ उंगली उठाई और गुर्राया, कमीनी औरत, जब से तूने कंपनी ज्वाइन की है तब से तू मुझे हैरास कर रही है। तूने ही मुझे बेवकूफ बनाकर उस पार्टी में बुलाया था। मैं आज सबके सामने ये साफ कर देना चाहता हूँ, मेरी पूरी लाइफ में जिस इंसान से मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ वो मेरी वाइफ है। तू होती कौन है? तू तो इसके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं है। गाओ जियानपोंग की आंखों में, उसकी आंखों में जहर भरा हुआ था। वो ऐसा लग रहा था जैसे किसी को जान से मारने के लिए तैयार हो। मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने इस तरह मेरा परिवार तोड़ने की कोशिश जारी रखी तो अपनी और अपनी पूरी फैमिली की लंका लगाने से बेहतर मैं ये जॉब छोड़ना पसंद करूंगा। लीन रू पूरी तरह शॉक में थी। वो अपने सामने खड़े उस आदमी को फटी आंखों से घूरती रही। उसका मुंह कई बार खुला और बंद हुआ, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। आपको समझना होगा, स्टेज पर जाने से ठीक पहले वे दोनों अभी भी एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे और नैन मटक्का कर रहे थे, लेकिन अपनी असली वाइफ के सामने गाओ जियानपोंग के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। गाओ जियानपोंग के आखिरी शब्द उसके लिए साफ तौर पर एक धमकी थे। इतना बोलने के बाद वो मुड़ा और गिड़गिड़ाते हुए भीख मांगने लगा। हनी, पहले घर चलो, ओके? मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। मैंने ये जाल बिछाने में इतनी मेहनत की थी तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं उसे इतनी आसानी से जाने देता। मैं काफी देर से ये पूरा ड्रामा देख रहा था। अब आखिरकार मेरी एंट्री का टाइम आ गया था। मैंने पहले अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल किया। वो बुके पकड़ा जो मैंने पहले से तैयार किया था और सीधे स्टेज की तरफ दौड़ा। मैंने
गाओ जियानपोंग के मुंह पर अपनी पूरी ताकत से एक घूंसा जड़ दिया। मैं इस घूंसे को बहुत टाइम से रोक कर बैठा था। वो पूरी तरह से बेखबर था। वो लड़खड़ाकर 2 कदम पीछे गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसने खून के साथ अपना एक आगे का दांत बाहर थूक दिया। मैंने लीन रू को उसकी कंपनी से कई बार पिक किया था, इसलिए उसके साथ काम करने वाले बहुत से लोग मुझे जानते थे। वो घूंसा मारना पूरी तरह से सही और जायज था। मैंने टूटे हुए दिल से लीन रू की तरफ देखा। मैं आज तुम्हें प्रपोज करने वाला था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतने टाइम तक झूठ बोलोगी। इस शादीशुदा आदमी में ऐसा क्या खास है? हाँ, बताओ मुझे। लीन रू गिल्टी और खौफ में थी। वो इतनी डर गई कि तुरंत रोने लगी। तुम्हारे बाल पूरी तरह बिखरे हुए हैं और तुम्हारा मेकअप बह रहा है। तुम इस वक्त बहुत बदसूरत लग रही हो। मैंने वो बुके उसके ऊपर दे मारा। फिर मैंने उसे एक आखिरी लाइन बोली, लीन रू, मुझे डिवोर्स चाहिए। मैं मुड़ा और तुरंत वहां से निकल गया। एक बार बाहर आते ही मैंने आखिरकार एक लंबी और गहरी सांस ली। इतने दिनों से जो फ्रस्ट्रेशन मैंने अपने अंदर दबा के रखा था, वो आखिरकार बाहर निकल गया। मैंने अब तक के कलेक्ट किए सारे सबूत जमा किए, जिसमें गाओ जियानपोंग और लीन रू के वो एक्सप्लिसिट वीडियोस और पिछले कुछ महीनों में उनके बीच हुए हजारों फ्लर्टी व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल थे। एक कॉपी गाओ जियानपोंग की वाइफ के लिए, एक उसके पेरेंट्स के लिए और एक कंपनी के हर एक एम्प्लॉय के लिए। सारे ईमेल एड्रेस लीन रू के टैब पर पड़े वर्क ईमेल ऐप से कॉपी किए गए थे। मैंने ये पक्का कर लिया कि उस ड्रामे से इफेक्टेड फैमिली मेंबर्स और मजे लेने वाले तमाशबीन सबको उनका शेयर मिल जाए। अब गाओ जियानपोंग की वाइफ उसे डिवोर्स देती है या नहीं, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, लेकिन मैं इन दोनों हरामजादों की बची कुची इज्जत की पूरी धज्जियां उड़ाने वाला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इंटरनेट पर दूसरों के ड्रामे पर चटकारे लेने के बाद खुद का कटने पर मुझे एक पीपीटी बनानी पड़ेगी। पीपीटी? हाँ, पीपीटी। ये सब निपटाने के बाद मैं बड़े सुकून से सोया, लेकिन ये सब तो बस शुरुआत थी। तुम्हें मुझसे क्या करवाना है? डिवोर्स पेपर्स तैयार करो। ये पक्का करो कि डिवोर्स में उसे फूटी कौड़ी भी न मिले। मेरे नाम पर जो भी प्रॉपर्टीज और कार्स हैं, सब वापस लो। साथ ही उसे कल नोटिस मिल जाना चाहिए। तुम्हें थ्रिल पसंद है ना? तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जब मैं अपनी दी हुई हर चीज वापस लेता हूँ तो क्या होता है। अब तुम्हें पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। झांगताओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? जब तुमने कहा कि मुझे डिवोर्स में कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या तुम मुझे बस बेघर करने वाले हो? मैंने एकदम खाली चेहरे से उसकी तरफ देखा। मेरे अंदर अब कोई इमोशंस नहीं बचे थे। 3 साल का रिलेशनशिप, जिस मोमेंट उसने मुझे चीट करने का फैसला किया, सब कुछ खत्म हो गया। मैं बस मुड़कर जाने ही वाला था कि लीन रू ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने अपने बैग से एक कागज निकाला और मेरे पैरों पर फेंक दिया। मैंने उसे उठाया और देखा। वो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट थी। उसमें साफ लिखा था कि वो 1 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा दिमाग तुरंत सन्न रह गया। रिपोर्ट पकड़े हुए मेरा हाथ कांप रहा था। 3 महीने पहले उसने कहा था कि वो मेरे साथ एक बच्चा करना चाहती है, इसलिए हम तब से एक्टिवली प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 2 महीने बाद भी उसके प्रेग्नेंट होने का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले महीने मैं स्पेशली चेकअप के लिए हॉस्पिटल गया था और टेस्ट रिजल्ट से पता चला कि मेरी स्पर्म मोटिलिटी काफी कम है। मेरे लिए किसी को प्रेग्नेंट करना ना सिर्फ बहुत मुश्किल है, बल्कि प्रेगनेंसी में बर्थ डिफेक्ट्स का खतरा भी काफी हाई रहेगा। डॉक्टर ने मुझे सलाह दी कि फिलहाल बच्चे के लिए ट्राई न करूं और पहले ट्रीटमेंट करवाऊं। मैं डर गया था कि अगर लीन रू को पता चला तो वो मुझसे नफरत करने लगेगी। मैंने स्पेशली डॉक्टर से कहकर मेल कॉन्ट्रासेप्टिव शॉट लिया था। घर आकर मैंने लीन रू को ये बात नहीं बताई। मैंने सोचा था कि सही टाइम आने पर बताऊंगा, इसलिए लीन रू के पेट में पल रहा बच्चा किसी भी कीमत पर मेरा नहीं हो सकता। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि वो इतनी बेशर्म हो सकती है। उसने बिना किसी प्रोटेक्शन के बाहर मुंह मारा और उम्मीद कर रही थी कि मैं उस हरामजादे बच्चे को पालूं। उस वक्त मेरी पूरी बॉडी कांप रही थी। उसे लगा कि मैं एक्साइटमेंट के मारे कांप रहा हूं। उसकी आंखों में एक चमक आ गई। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे? वो मेरी बाहों में लिपटते हुए क्यूट सी आवाज में फुसफुसाने लगी। मैंने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। लीन रू को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। क्या तुम हमेशा से एक बच्चा नहीं चाहते थे? मैं कसम खाती हूँ कि मैं फिर कभी बाहर मुंह नहीं मारूंगी। चलो एक फैमिली बनकर अच्छे से लाइफ बिताते हैं, ओके? मैं यकीन न होने की वजह से कड़वाहट से हंस पड़ा। लीन, तुम हद से ज्यादा बेशर्म हो। तुम किसी और का नाजायज बच्चा पेट में लिए घूम रही हो और अभी भी मुझसे बार्गेनिंग करने की हिम्मत कर रही हो। लीन एक सेकंड के लिए सन्न रह गई, लेकिन वो जल्दी ही संभल गई। झांगताओ, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? इस पॉइंट पर मैं अब और कुछ नहीं छुपाने वाला था। मैंने वो मेडिकल रिपोर्ट सीधे उसके मुंह पर दे मारी। उस पर लिखे शब्द साफ साफ चिल्ला रहे थे। लीन रू का चेहरा उसे देखते ही पल भर में उतर गया। वो बहुत देर तक एकदम चुप रही। क्या तुम्हारे लिए इतना प्रूफ काफी है लीन? अगर नहीं तो हम तुम्हारी वो सारी फोटोज लेकर जज के सामने बैठकर बात कर सकते हैं। लीन रू के पास अब कोई पत्ता नहीं बचा था। ऐसा लगा जैसे उसकी पूरी ताकत निचोड़ ली गई हो और वो फर्श पर ढेर हो गई। मैंने उसे इग्नोर किया और सीधे दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं कार में बैठा और एक रियल एस्टेट एजेंट को कॉल किया। उससे इस घर को जल्द से जल्द बेचने के लिए कहा, लेकिन लीन रू ने काफी टाइम तक बाहर निकलने से मना कर दिया। हर बार जब एजेंट लोगों को
घर दिखाने लाता, वो पागलों की तरह ड्रामा करती और सबको भगा देती। उसे लगा कि इस घटिया ट्रिक से वो अपनी इज्जत का आखिरी टुकड़ा बचा पाएगी, तब तक जब तक कि पुलिस नहीं आ गई। ऑफिसर, ये एक गलतफहमी है, ये मेरा घर है। मैडम, इस प्रॉपर्टी के ओनर मिस्टर झांग ताओ हैं। उन्होंने आपको तुरंत ये जगह खाली करने को कहा है, वरना आप पर किसी और की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे का चार्ज लगेगा और आपके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ये इम्पॉसिबल है। ये घर हम दोनों की जॉइंट मैरिटल प्रॉपर्टी है। क्या उसने शुरू से ही मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रखी थी? उस बेवकूफ लीन रू को लगा था कि मेरे साथ आकर उसकी लॉटरी लग गई है, लेकिन घर से बाहर निकाले जाने के बाद उसे समझ ही नहीं आया कि जो उसके पास था उसकी कद्र कैसे करते हैं। लीन रू के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने फिलहाल के लिए एक होटल में चेक इन किया, लेकिन मैं उसे कोई ढील नहीं देने वाला था। जिस रात उसने चेक इन किया, मैंने होटल में कॉल किया और उनसे कोई बहाना बनाकर लीन रू को बाहर निकलवा दिया। आखिरकार लीन रू को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपने होम टाउन वापस जाना पड़ा, लेकिन उसके सारे कारनामे उसके रिश्तेदारों के बीच पहले ही फैल चुके थे। प्लीज मुझे अंदर आने दो, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। ओह, तुझे लगता है तू बहुत चालाक है, तुझे बस घटिया थ्रिल के पीछे भागना था और झांग ताओ जैसे परफेक्ट बंदे को छोड़ना था, है ना? अब यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मेरी कोई ऐसी बेशर्म बेटी नहीं है। यहाँ से दफा हो जा और कभी वापस मत आना। मम्मी, प्लीज मुझे बाहर मत निकालो, मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। रोना बंद कर, ये रास्ता तूने खुद चुना था, अब चाहे तुझे घिसट कर चलना पड़े, इसे पूरा तो तुझे ही करना होगा। लीन फैमिली तेरी वजह से अपनी इज्जत नीलाम नहीं करवा सकती। मेरे दोस्त के भेजे हुए वीडियो को देखकर मेरा दिल अजीब से मिक्स इमोशन से भर गया। क्या लीन रू ने कभी सोचा भी होगा कि किसी जमाने में खुद पर इतना घमंड करने वाली लड़की का एक दिन ऐसा हाल होगा? झांग, क्या तुम्हें और भी कुछ करवाना है? नहीं, उसकी माँ बहुत बढ़िया काम कर रही है। लीन रू का पूरी तरह से ब्रेकडाउन मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हुआ। उसने अपनी अकेली सबसे कीमती चीज, अपना शनेल कोट बेच दिया। फिर उसने मेरे आसपास के हर इंसान को लगातार पागलों की तरह कॉल करना शुरू कर दिया। आखिरकार उसने लैंग को कॉल किया। लैंग, झांग अभी बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है, मुझे बस 5 मिनट चाहिए। वो मुझसे पहले कितना प्यार करता था, जो बीत गया सो बीत गया। तुमने उस प्यार को अपने ही हाथों से बर्बाद किया है। झांग अब बस यही चाहता है कि तुम उसकी लाइफ से पूरी तरह गायब हो जाओ। बाद में जब लीन रू के पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं बची तो उसे एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब मिल गई। 3000 की मंथली सैलरी, जिसमें रहना और खाना शामिल था। जिस वर्किंग क्लास लाइफ को वो कभी इतनी नीची नजरों से देखती थी, वही अब उसकी डेली लाइफ बन चुकी थी। अब वो रोज सुबह जल्दी निकलती और देर रात घर आती, रेस्टोरेंट में प्लेट्स परोसती और बर्तन धोती। उसकी उंगलियां खुरदरी हो चुकी थीं और उसकी स्माइल हमेशा जबरदस्ती की होती थी। वो 3000 की सैलरी भी गुजारा करने के लिए मुश्किल से पूरी पड़ती थी। देर रात वो अपने सस्ते किराए के अपार्टमेंट के बेड पर दुबक कर बैठती, छत को घूरती और सोचती कि कभी उसे कितना लाड़ प्यार मिलता था और लोग उसके पीछे पड़े रहते थे। अंधेरे में उसकी आंखों से आंसू गालों पर ढलक जाते। कुछ दिनों बाद एक बेहद अनएक्सपेक्टेड इंसान मेरे ऑफिस के दरवाजे पर सीधा घुटनों के बल बैठ गया। प्लीज लीन रू को छोड़ दो, उसे एहसास हो गया है कि उससे गलती हुई है, उसे कोई रास्ता दे दो। झांग, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, वो आखिरकार मेरी बेटी है, वो मरेगी नहीं। मैं ये पक्का करूंगा कि वो जिंदा रहे, लेकिन उसकी लाइफ आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि वो अपने किए का प्रायश्चित कर सके। अंकल, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आपकी बेटी बिल्कुल नहीं है। चूंकि आप पहले मेरे साथ बहुत अच्छे थे, इसलिए मैं आपको एक सलाह दूंगा, बस भूल जाइए कि आपकी ऐसी कोई बेटी भी है। यह बाद में आप दोनों के लिए ही बेहतर होगा। लीन रू के पिता के जाने के बाद वो बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। फिर वो अपनी वाइफ को लेकर गांव अपने होम टाउन वापस चले गए और फिर कभी इस शहर में वापस नहीं आए। जहां तक लीन रू की बात है, आखिरी बार किसी ने उसे अर्बन विलेज के एक हेयर सैलून में सबसे घटिया और नीचा काम करते हुए देखा था। मैंने अपने दोस्तों से कह दिया कि मुझे उसकी कोई भी खबर देना बंद कर दें। उस मोमेंट के बाद से वो औरत जिए या मरे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। 1 साल बाद मैं अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ थामे एक बिजी कमर्शियल स्ट्रीट पर टहल रहा था कि तभी अचानक एक जानी पहचानी फिगर सामने आई। वो लीन रू थी। वो सबसे सस्ती वर्क यूनिफॉर्म पहने हेयर सैलून के बाहर कस्टमर्स को बुला रही थी। मुझे देखते ही वो बुरी तरह झिझक गई और उसने अजीब तरह से अपना सिर नीचे झुका लिया। उसकी आंखों में गहरा पछतावा साफ दिख रहा था। पिछले 1 साल में उसकी लाइफ पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। जो लग्जरी लाइफ उसकी हुआ करती थी, उसकी जगह अर्बन विलेज के एक हेयर सैलून में काम ने ले ली थी। वो रोज सुबह जल्दी निकलती और देर रात वापस आती, बहुत कम पैसे कमाती, जिससे उसके डेली खर्चे भी मुश्किल से पूरे होते। एक छोटी सी गलती पर भी उसका बॉस उस पर चिल्ला देता। जब वो रात को अपने छोटे से किराए के कमरे में वापस आती तो वो टूटा हुआ बेड और बिखरे कपड़े उसे याद दिलाते कि उसकी पुरानी चमक धमक और मीठी तारीफें अब बहुत पीछे छूट चुकी हैं। जब वो कभी कभार अपने पेरेंट्स को कॉल करती तो हमेशा यही बड़बड़ाती कि वो ठीक ठाक है, लेकिन फोन के दूसरी तरफ की निराशा और ठंडक उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं छोड़ती। उसके सारे
सारे दोस्त बहुत पहले ही दूर हो चुके थे। जो तारीफें और जलन कभी उसके आसपास रहती थी वो अब सिर्फ ठंडक और तानों में बदल चुकी थी। दूसरी तरफ मेरी लाइफ एकदम सेट चल रही थी। मेरा काम बहुत स्मूथ चल रहा था, मेरा करियर लगातार ग्रो कर रहा था, मेरी लाइफ एकदम सही और सुकून भरी थी। मेरी नई गर्लफ्रेंड भी मेरे साथ थी। मैंने मुड़कर अपनी नई गर्लफ्रेंड की तरफ देखा। लेनरू फुटपाथ पर घुटनों के बल बैठी हुई थी। वो कुछ कहने की कोशिश में उसका गला भर आया, लेकिन उसके गले से एक आवाज भी बाहर नहीं निकली।